हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना जय अरोड़ा आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है कि यदि हम किसी भी स्टेज पे देखें, मतलब चाहे हम स्कूलिंग लाइफ को देखें, स्कूल के बच्चों को देखें, उनकी बुक्स में भी ये लेसन मिल जाएगा। यदि हम कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स को देखें तो उनमें भी ये लेसन मिल जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ये टॉपिक करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मोस्टली जिसमें जीके का पोर्शन होता है, और जीके के पोर्शन में भी यदि पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं तो उसमें मौलिक अधिकार टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज अपने पहले ये टॉपिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? देखो, मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार। मूल अधिकार मीन्स ऐसे अधिकार जो बहुत ही मुख्य हैं हमारे लिए, जिनके बिना एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। मतलब यदि देश प्रगति करना चाहता है तो उसके नागरिकों से ही करेगा ना, और नागरिकों की प्रगति किस में निहित है? उसके अधिकारों में। तो मौलिक अधिकारों से ही किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, किसी देश का विकास होता है। और फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है ना मौलिक अधिकार, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो ही इस टॉपिक को देखें। नहीं, आज का टॉपिक सभी इंडियंस के लिए है जिन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल की हुई है, जो भारत के नागरिक हैं, उन सभी इंडियंस के लिए है आज का टॉपिक। क्योंकि हर इंडियन को, हर भारतीय को पता होना चाहिए अपने मौलिक अधिकारों का। तो आज का टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आज का टॉपिक सभी भारतीयों के लिए है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जो ये मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भारतीय संविधान के भाग नंबर है 3। भारतीय संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? तीसरे में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल्स। तो जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। कहाँ तक हैं? 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद यह जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है? तो वो है अमेरिका। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें पढ़ा दिया, हम तो इसे भूल जाएंगे, इसे याद कैसे रखें? तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। देखो, मौलिक अधिकार में आप अधिकार में देखो जो पहला वर्ड है वो कौन सा है? पहला वर्ड ए है ना, पहला वर्ड ए है। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिसका पूरे विश्व पर वर्चस्व है या पूरे विश्व पर अधिकार है? तो वो है अमेरिका। और अमेरिका में भी पहला वर्ड कौन सा है? ए। तो जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार में पहला वर्ड ए है और अमेरिका में भी पहला वर्ड या पहला शब्द ए है। तो अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बाद किस भाग में? तो भाग है 3। अब इसे भी ट्रिक से याद करो आप। देखो, अमेरिका में ए है ना, अब 3 में जो ये 3 है यह भी ए की तरह ही लग रहा है। अगर अपने ए का ये 2 डंडे हटा दें तो ये भी 3 बन जाएगा, और 3 लग भी इसकी तरह रहा है। तो भाग 3 ये भी सिंपली याद हो जाएगा। और अनुच्छेद, अब अनुच्छेद कहाँ से है? अनुच्छेद है 12 से 35। अब अनुच्छेद को कैसे याद करें?
ऐसे तो काफ़ी आर्टिकल्स हैं, हमें ये अनुच्छेद भूल जाएगा। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है फ्रेंड्स। आपने एक गाना सुना होगा, वो पुरानी फिल्म थी ना, नाम तो मुझे याद नहीं है, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की, जिसमें वो गाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। याद आ गया होगा आपको। अपने को गाना याद नहीं करना, उस गाने के आधार पर अपने को इसके आर्टिकल याद करने हैं। 12 से 35, तो 1 2 3 4 मत याद करना, 4 नहीं, 1 2 3 4 के बाद सीधा 5, 1 2 3 5, 4 बीच में याद नहीं करना, 1 2 3 5। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकारों का? 12 से लेकर 35 तक। और जो भारतीय संविधान के ये मौलिक अधिकार हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है ये कई एग्ज़ाम में आया हुआ है कि भारतीय संविधान को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान को भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। पहले भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो उनकी संख्या कितनी थी? 7। और यदि वो ये पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। एक मौलिक अधिकार हटा दिया है, मतलब एक अधिकार ऐसा है जिसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब वो कानूनी अधिकार है। वो कौन सा है? वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है? तो वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स? 44वां संविधान संशोधन 1978। और पहले वो किस आर्टिकल में था? पहले वो था अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 से हटाकर वर्तमान में वो किस अनुच्छेद में है? वर्तमान में वो है 300 कै में। किस आर्टिकल में है? 300 कै में। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो किस टाइप का अधिकार है? मूल अधिकारों की श्रेणी में तो नहीं है, तो वो किस टाइप का अधिकार है? वो है कानूनी अधिकार या विधि अधिकार। तो पहले अधिकार कितने थे हमारे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। किससे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? वो है संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। पहले वो अनुच्छेद 31 में था, अब वो अनुच्छेद 300 कै में है। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये किस टाइप का अधिकार है? ये है एक कानूनी अधिकार, एक विधि अधिकार। अब इसे कैसे याद करें? आप सोचोगे सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन हम याद कैसे रखें कि संपत्ति के अधिकार को ही हटाया गया था? तो आप इसे ऐसे याद कर लेना कि उस टाइम क्या था, लोग ना संपत्ति इकट्ठी करने लग गए थे। मतलब लोगों ने ऐसी मशीनें घर बना ली थी जिससे अवैध रूप से नोट छापने लग गए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने इसे अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है। अब टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अब वो मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से? देखो, फर्स्ट तो है फ्रेंड्स समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। वर्तमान में जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है। अब आप कहोगे सर 14 से 18 कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 12 से 35 है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। और 13 में क्या है? 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। और जो समानता का अधिकार है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। और यह अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
कहाँ से लेकर, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल कौन सा है इसका, तो इसके दो ही आर्टिकल हैं, 23-24। ईजी है, याद करने में जोर नहीं आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये आर्टिकल कौन सा है, 29-30। इसमें भी दो हैं, 29-30। और लास्ट है फ्रेंड्स जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल है 32। कौन सा आर्टिकल है, 32। इसके बाद जो 33, 34 और 35 अनुच्छेद हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 12 से 35, 12 में तो राज्य की परिभाषा आ जाएगी, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन आ जाएगा, 14 से लेकर 32 तक जितने हमारे 6 मौलिक अधिकार है वो आ जाएंगे, और 31 याद रख लेना इसमें खाली है। क्यों, क्योंकि पहले 31 में संपत्ति का अधिकार था, फिर उसे वहाँ से हटा दिया, और 31 अनुच्छेद वर्तमान में खाली है। हाँ, बाकी जो ये 33, 34 और 35 है ना फ्रेंड्स, ये सैन्य अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं ये, सैन्य अधिकार, मतलब सेना से रिलेटेड अधिकार हैं। तो आज हम जो फर्स्ट करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स समानता का अधिकार। देखो अपने 6 अधिकार पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ 6 बता दिए और उनके आर्टिकल्स बता दिए बस इनफ, नहीं, अपने एक एक अधिकार को पूरे डेप्थ में जाके करेंगे। फिर आपको मैं वहाँ उनके अनुच्छेद रटवा भी दूंगा और अनुच्छेदों में क्या है वो भी मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा। अच्छा, आज है हमारा पहला समानता का अधिकार, और ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल इसके याद रख लेना फ्रेंड्स, 14 से लेकर 18 तक। अच्छा, फर्स्ट अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता मीन हमारे कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, फिर चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कानून कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, देखो सपोज करो किसी अमीर व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया और एक गरीब व्यक्ति ने भी किसी का मर्डर कर दिया। अब कानून इन दोनों के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने खून किया है तो उसे फांसी मिलेगी, जाहिर सी बात है यही है, इसका फांसी मिलेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या है, इसमें ये नहीं सोचेगी कि जो गरीब है उसे तो मतलब फांसी दे दी जाए और जो अमीर है उसे छोड़ दिया जाए। हाँ, वैसे ऐसा होता है हमारे मतलब भारत में या अदर कंट्रीज़ में भी ये है, धन बल मतलब पैसे के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपराध तो कर देते हैं लेकिन पैसा दे के छूट जाते हैं। बट हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अमीरों के लिए अलग से कानून होगा और गरीबों के लिए अलग से कानून होगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून ऊंच नीच भेदभाव इन चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और अगर कोई व्यक्ति किसी भी टाइप का अपराध कर रहा है, फिर चाहे वो किसी भी श्रेणी में आए, अमीर हो गरीब हो, उसके लिए वही सज़ा लागू होगी जो कानून में लिखी हुई है। और ये विधि के समक्ष समानता हमने किस देश से ग्रहण किया है, ये हमने किया है ब्रिटेन के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है फ्रेंड्स, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर हम व्यक्तियों में भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं
और गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बनाए एक धर्म के लिए तो फ़ायदा हो और दूसरे धर्म को नुकसान हो, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम उनके मूल स्थान के आधार पर भी उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। वो किसी और स्टेट में पैदा हुआ है और वो हमारे स्टेट में घूमने के लिए आया हुआ है और हम उससे भेदभाव करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग के आधार पर भी, लिंग मतलब जैसे महिला और पुरुष हैं, तो आप महिला पुरुष में भी भेदभाव नहीं कर सकते, दोनों को समान अधिकार हैं। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेद नहीं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 15। अब इस 15 में भी पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसी में भी पार्ट्स हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर डेप्थ में चला जाता है और थोड़ा सा क्वेश्चंस लेवल को टफ कर देता है, तो हमें उसके लिए भी तो रेडी रहना है ना। बाकी जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें सिर्फ इसी में से पूछा जाएगा, इसके डेप्थ में नहीं जाया जाएगा। हाँ, जैसे यूपीएससी की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, या हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें डेप्थ में भी पूछा जाता है। तो इसलिए अपने वही टॉपिक करवाएंगे जो पूरी तरह से डेप्थ में हो, ताकि मैं चाहता हूँ मेरी क्लास हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्टूडेंट देख सके, फिर चाहे वो छोटे लेवल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है। मतलब एक क्लास में उसे सब कुछ मसाला मिल जाए, हर एक चीज़ एक क्लास में उसे मिल जाए। तो आर्टिकल 15 में जो पहला है वो है 15, 15(1), 15(2), इनमें कोई ज़्यादा नहीं है, ये सेम ही है। 15(1) और 15(2) दोनों में वही चीज़ है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे होटल में, पार्क में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(1) और 15(2) तो सेम है, लेकिन जो 15(3) है उसमें क्या है, वो विशेष है फ्रेंड्स, याद रख लेना। 15(3) इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्त्रियों व बालकों को संरक्षण देता है, मतलब स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है, आर्टिकल 15(3). अब आप कहोगे सर अनुच्छेद 15 तो ये कहता है कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब आप ये कहोगे ना। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि प्राचीन टाइम में क्या था, जो महिलाएं थी वो मतलब आपको पता है, ये पुराने समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और कंडीशन ख़राब हो गई थी, और ये कंडीशन उत्तर वैदिक से ही शुरू हो गई थी। तो महिलाओं की स्थिति में दिनों दिन क्या हो रहा था फ्रेंड्स, गिरावट आ रही थी। तब गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इस गिरावट को भरा जाए, मतलब महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 15(3) है आर्टिकल, वो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करता है, मतलब स्त्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है, बालकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। उसके बाद है 15(4), ये भी इम्पोर्टेंट है। 15(4) में क्या है, शिक्षण संस्था में आरक्षण। जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें जो SC ST हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, दोबारा से बता रहा हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेना। शिक्षण संस्थाओं में जो SC हैं, ST हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल कौन सा है, 15(4). 15(4). उसके बाद है 15(5). 15(5) में क्या है, निजी शिक्षण संस्था में SC ST के लिए आरक्षण। जो 15(4) था फ्रेंड्स, वो तो गवर्नमेंट संस्था थी, गवर्नमेंट सरकारी शिक्षण संस्था थी, और यह जो 15(5) है ये निजी शिक्षण संस्था है, मतलब प्राइवेट संस्था। प्राइवेट संस्था में भी जो ST हैं, जो SC हैं, पिछड़े हुए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। कुल मिला के 15(4) और 15(5) दोनों में SC ST के लिए आरक्षण है, और वो भी शिक्षण संस्थाओं में। 15(4) में क्या है, 15(4) में तो है जो सरकारी हैं शिक्षण संस्था, वहाँ पर आरक्षण है SC ST के लिए। 15(5) में निजी, जो प्राइवेट हैं। अच्छा, तो ये आपको दो याद हो गए होंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं। 15(1) और 15(2) तो सेम है। 15(3) में क्या है, स्त्रियों बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। 15(4) में क्या है, जो सरकारी शिक्षण संस्था है वहाँ पर SC ST के लिए आरक्षण है। और 15(5) जो है उसमें क्या है, जो प्राइवेट संस्था है वहाँ पर SC ST के लिए आरक्षण है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स जो मैं भूल गया वो बता रहा हूँ आपको मैं, जो ये 15(4) है ना फ्रेंड्स,
15(4) ये वाला, ये पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ये पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया था। 15(4) को कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। अब है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। लोक नियोजन में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है फ्रेंड्स? लोक नियोजन में अवसरों की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उसकी कोई भी जाति हो, किसी भी वंश का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए गवर्नमेंट समान अवसर की उपलब्धता प्रदान करेगी। आर्टिकल 16 ये बात कहता है। क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसरों की समानता, गवर्नमेंट जॉब्स में अवसरों की समानता। और जो आर्टिकल 16 है फ्रेंड्स, ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे 15 था ना, ये भी बटा हुआ है। 16(1) और 16(2) ये सेम है। 15 में भी 1-2 सेम थे, यहाँ पर भी 16(1) और 2 सेम है। 16(3) क्या कहता है? राज्य अहर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर डेप्थ में गया तो ये पूछा जाएगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अदरवाइज़ आजकल जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनका लेवल बढ़ रहा है। कांस्टेबल का भी लेवल बहुत हाई आता है आजकल, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16(3) या 16(3) क्या कहता है? राज्य अहर्ता। राज्य अहर्ता का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं या मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कहेगी? सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं अलग अलग जाति धर्म के। लेकिन 16(3) राज्य को ये शक्ति प्रदान करता है, और विशेषकर पिछड़े राज्यों को, मतलब ऐसे राज्य जो पिछड़ चुके हैं, उन्हें एक शक्ति देता है ये 16(3) आर्टिकल, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे? उन्हीं के राज्य के जो लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएं। मतलब बाहर से कोई भी विद्यार्थी, दूसरे राज्य से कोई भी विद्यार्थी उनके राज्य में आकर एग्ज़ाम ना दे पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो आकर यहाँ देंगे एग्ज़ाम तो जाहिर सी बात है उन्हें भी जॉब मिलेगी। तो पिछड़े हुए राज्य ये कर सकते हैं, वो दूसरे राज्यों के लिए अपने राज्य में एग्ज़ाम देने पर मनाही कर सकते हैं। मतलब उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। वो कहेंगे नहीं, आप हमारे यहाँ एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों को आगे लेके जाना है, उसी स्टेट के जो पिछड़े हुए हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकालेंगे, ताकि दूसरे आए ना और वही उसी राज्य के लोग लग जाएं, और वो जो पिछड़ा राज्य है वो भी उन्नति कर सके, प्रगति कर सके। तो 16(3) क्या कहता है फ्रेंड्स? राज्य अहर्ता। 16(4) क्या कहता है? आरक्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 16(4) में आरक्षण की बात की गई है। अभी आप कहोगे सर 16 तो ये कहता है सभी के लिए अवसर समान होगा, फिर ऐसा क्यों होता है कि जो जर्नल कास्ट के हैं उन्हें तो जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है उन्हें कम चांस दिए जाते हैं, अदर कास्ट के लोगों को ज़्यादा चांस दिए जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो जातियाँ थी ना, कुछ पिछड़ी हुई जातियाँ थी, तो उनके उद्धार के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और इसी आरक्षण के तहत उन्हें चांस भी ज़्यादा मिलते हैं अटैम्प्ट करने के। इसके अलावा उनके जो मार्क्स हैं उनमें भी उन्हें मतलब एक प्रकार से रियायतें दी जाती हैं। और आपने देखा होगा महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान है। अगर कोई पुरुष 40 साल की एज तक तैयारी कर सकता है या 40 साल की एज तक गवर्नमेंट जॉब का एक पेपर दे सकता है, तो महिला के लिए 5 साल की छूट होती है। अगर पुरुष 45 साल तक दे सकता है तो महिला 50 साल तक। तो ये अपवाद है, हर चीज़ में अपवाद होता है। लेकिन ये अपवाद क्यों हैं? क्योंकि इन जातियों का, महिलाओं का गवर्नमेंट ने उद्धार करना था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए। तो 16(4) में क्या है फ्रेंड्स? 16(4) में है आरक्षण। अच्छी तरह से याद कर लेना, 16(4) में आरक्षण। 16(5) में क्या है? धर्म के आधार पर व्यक्ति को रखा जाना या धर्म के आधार पर विभेद। तो 16(5) में क्या है? देखो,
जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अब वहाँ की जो संस्था है, जैसे मंदिर की संस्था है, तो वो ये नियम लागू कर सकती है कि हमारे यहाँ पर जो पुजारी होगा ना वो सिर्फ़ हिंदू धर्म का ही होगा। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अपने विशेष धर्म को इंडिकेट करके कहें कि तू ही हमारे यहाँ का हेड बनेगा। कोई भी बन सकता है, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 16(5) के तहत सरकार ने ये अधिकार दिया है हमें। जैसे कोई मंदिर का है तो वो चाह सकता है कि हमारे यहाँ पर पुजारी हिंदू बने, और इसके अलावा यदि कोई जैसे चर्च का है तो वो ये भी चाह सकता है कि हमारे यहाँ पर जो भी हेड बने या पोप बने वो ईसाई धर्म का हो। या जैसे गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे का भी कोई मतलब जो संस्था है वो कर सकती है, ये नियम बना सकती है कि हमारे यहाँ पर जो पाठी बने वो सिख धर्म का हो। तो इस 16(5) में गवर्नमेंट हमें ये अधिकार देती है कि धर्म के आधार पर हम किसी भी संस्था में उसी धर्म से रिलेटेड और उसी जाति से रिलेटेड व्यक्ति को हेड बना सकते हैं। आया समझना, क्या कर सकते हैं? हेड बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 16(5). याद हो गया होगा आपको, उम्मीद है। एक बार फिर से बताता हूँ। 16 में क्या है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता। 16(1)(2) सेम है। 16(3) में राज्य अर्हता, मतलब पिछड़े हुए राज्यों को ये शक्ति प्रदान की गई है वो अपने स्टेट में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही स्टेट के नागरिकों को दें, अदर स्टेट के नागरिकों को नहीं। 16(4) में आरक्षण है, पता ही है आपको। 16(4) मैंने बताया है अभी। 16(5) में धर्म के आधार पर कोई भी संस्था उसी धर्म जाति से रिलेटेड व्यक्ति को अपने उस धार्मिक स्थल में हेड बना सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। पता नहीं कितने अनगिनत एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं कितने अनगिनत, बहुत एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 किस से रिलेटेड है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 17 17 17 17 रट्टा लगा लो, मतलब घोटा लगा लो, दिमाग में बिठा लो, कैसे भी बिठा लो, भूलना नहीं, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्य मतलब पहले जो था ना कि जो छोटी जाति के लोग थे उनसे दूर रहते थे, बड़ी जाति के लोग पानी नहीं पीते थे, उनको छूते नहीं थे, सोचते थे अरे इन्हें छू लिया हम तो बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, उनके भी 2 पैर हैं, बड़ी जाति वालों के भी 2 पैर हैं, उनका भी 1 नाक है, बड़ी जाति वालों का भी 1 नाक है, उनका भी रेड खून है, बड़ी जाति वालों का भी लाल खून है। ये तो है नहीं कि छोटी जाति वालों का पीला खून है, नहीं है ना। भगवान ने तो एक ही बनाया है, लोगों ने ही धर्म चेंज कर दिए ना, लोगों की घटिया सोच ने, मानसिकता ने, घटिया मानसिकता ने किया है। लेकिन अब सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। आप अस्पृश्यता के मतलब अंत करोगे, गवर्नमेंट ने ये कहा है, और आप छुआछूत भेदभाव के आधार पर किसी को अस्पृश्य नहीं मान सकते। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। मतलब पहले टाइम में क्या होता था, जो लोग थे उन्हें ना कई प्रकार की उपाधियां मिली हुई होती थी, राय बहादुर, दया बहादुर, पता नहीं किस किस नाम से होती थी। तो उससे क्या होता था, वो समाज में ना अपना एक रुतबा रखते थे और गरीबों को अपने पैर की जूती समझते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने उपाधियों का अंत कर दिया। वर्तमान में केवल और केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर उपाधियां दी जा सकती हैं, और वो है शिक्षा और सेना। शिक्षा और सेना को छोड़कर अदर किसी भी सेक्टर में अब कोई भी उपाधि नहीं दी जाती। इसके अलावा जो ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिलते हैं फ्रेंड्स, ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आते। और हाँ, एक चीज़ याद रख लेना, अगर मान लो भारत का कोई नागरिक है फ्रेंड्स, उसे विदेश से कोई सम्मान मिलने वाला है, विदेश से किसी भी टाइप का, तो क्या है फ्रेंड्स, वो
विदेश से उस सम्मान को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि वो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेता, वैसे कोई दंड का प्रावधान नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये हमारा एक मतलब कर्तव्य बनता है कि बाहर से यदि कोई हमें प्राइज़ मिल रहा है तो उसके लिए हम राष्ट्रपति की अनुमति लें। तो अनुच्छेद 18 कौन सा है? अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। शिक्षा सेना को छोड़कर शिक्षा और सेना में उपाधि दी जाएगी, इसके अलावा कहीं पर भी उपाधि नहीं दी जाएगी। तो बस हो गया, छोटा सा था, है ना? छोटा तो नहीं था लेकिन बड़ा था, फिर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ, एक बार से अगर याद नहीं हुआ तो आप दोबारा तीसरी बार चौथी बार भी वीडियो देख सकते हो। बाकी मुझे विश्वास है जैसे मैंने समझाया है आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। और आज हमने समानता का अधिकार कर लिया, अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका पार्ट आएगा। और फ्रेंड्स, ये जो लेसन है ये बहुत बड़ा है, इसे मतलब इसे बना 3-4 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि बड़ा लेसन है और इन्हें कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। और आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ 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 अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।